चलिए, तो हम सबसे लेटेस्ट पेपर्स की तरफ अब आ रहे हैं। तो ये वाली जो डेटा रिस्पॉन्स अभी हम कर रहे हैं, ये मई जून 2023 पेपर 2 वेरिएंट 2। सही है। और इसका हम सेक्शन ए टारगेट कर रहे हैं अभी। सही है, इसका हम सेक्शन ए टारगेट कर रहे हैं अभी। तो सेक्शन ए जो है, इसका आंसर ऑल पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन वन। सेक्शन ए हमेशा क्वेश्चन वन होता है, कंपलसरी है, करना ही करना है, कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे आपके पास। अब देखो, डेटा रिस्पॉन्स का नाम क्या है, हेडिंग से आज ही चीजें, मतलब कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो हेडिंग से समझ आ जाता है। वैसे क्या लिखा हुआ है, नाइजीरिया बीइंग हेल्ड बैक बाय इट्स डिपेंडेंस ऑन ऑयल एंड गैस। इसका मतलब क्या हुआ कि नाइजीरिया जो है वो ऑयल एंड गैस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो कहीं ना कहीं पूरी डेटा रिस्पॉन्स में कहीं ना कहीं डाइवर्सिफिकेशन की बात करेगा वो, क्योंकि जब भी ओवर डिपेंडेंस होती है ना किसी चीज पे, तो आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ता है। सोल्यूशन यही है इसका। तो नाइजीरिया हैज अबाउट हाफ ऑफ वेस्ट अफ्रीका's population with approximately 202 million people and one of the largest populations of young people in the world। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस पैराग्राफ में फिलहाल। विद एन अबंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अबंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब पता है, जब कुदरत की तरफ से आपके पास एक चीज बहुत ज्यादा होती है और इन द नियर फ्यूचर शायद खत्म ना हो। इट इज अफ्रीका's बिगेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर एंड हैज द लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व्स ऑन द कॉन्टिनेंट। देखो, रियल इन द नियर फ्यूचर खत्म नहीं होगा, लार्जेस्ट रिजर्व्स इनके पास और बिगेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक्सपोर्ट रेवेन्यू जो है वो अच्छा खासा है। क्लियर है ये चीज। फिर आगे इसने लिखा हुआ है, नाइजीरिया इज हाईली वल्नरेबल टू ग्लोबल इकोनॉमिक डिसरप्शन कॉज बाय द कोविड-19 पेंडेमिक। मतलब क्योंकि एक कंट्री ट्रेड पे डिपेंडेंट है, तो हमने ये चीज पढ़ी थी इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन के टॉपिक में, जिधर आप एक चीज पे डिपेंडेंट होते हो और दुनिया में अगर कुछ भी होता है तो सबसे पहले अफेक्ट आपके ऊपर ही आएगा। जैसे थाईलैंड जो है वो टूरिज्म पे डिपेंडेंट है, उसके ऊपर भी बहुत गंदा अफेक्ट आया था। सही है। पर्टिकुलरली ड्यू टू द स्टीप डिक्लाइन इन ऑयल प्राइसेस। अब मुझे एक चीज बताओ, ऑयल प्राइसेस कम हो रही हैं, इससे नाइजीरिया का नुकसान किया है? क्योंकि ऑयल एक ऐसी चीज है जिसकी डिमांड इनइलास्टिक है। ऑयल एक ऐसी चीज है जिसकी डिमांड इनइलास्टिक होती है, तो जब इसकी प्राइस कम होगी तो वो नाइजीरिया का रेवेन्यू कम होगा। फिर ये चीज पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, याद है, इनइलास्टिक। नेशनली 40% ऑफ नाइजीरियंस लिव इन पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? गरीबी। लोगों के पास पैसा नहीं है, इनकम्स कम है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम है, एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पा रहे, हेल्थ केयर अफोर्ड नहीं कर पा रहे। While another 25% are vulnerable and could fall into poverty, तो they are at risk। ये रिस्क पे हैं अभी ड्यू टू द पेंडेमिक। ऑयल अकाउंट्स फॉर 80% ऑफ नाइजीरिया एक्सपोर्ट रेवेन्यू। मतलब मैं जितना भी एक्सपोर्ट करता हूँ ना, उसमें से उसमें से 80% जो है मेरा ऑयल का है एक्सपोर्ट। अ डोमिनेंट पोजीशन, और ये क्लियरली मुझे बता रहा है कि डिपेंडेंस है मेरी ऑयल के ऊपर, क्योंकि मेरा एक्सपोर्ट ही है एक तरह से। अ डोमिनेंट पोजीशन दैट इट हैज ऑक्यूपाइड सिंस द 1970s। Many people believe that Nigeria needs to move further away from its dependence on oil and natural gas। Further away का मतलब क्या है कि they need to go towards diversification। Initial attempts at diversification have produced limited gains as policies have been aimed mainly at the domestic market to create jobs and to improve living standards। There needs to be a focus on export-oriented manufacturing that should boost economic growth। Obviously, अगर आप अपनी export revenue को बढ़ाओगे और diversify करोगे, तो इससे आपकी aggregate demand बढ़ेगी, इससे आपकी real GDP बढ़ेगी और आपकी country में जो है वो growth आएगी, as it has done in countries such as Malaysia and Indonesia। फिर कोई सवाल यहाँ तक? नहीं, एब्सोल्यूट रिलेटिव पॉवर्टी की बात करने की जरूरत नहीं है, एक चीज ओवर कॉम्प्लिकेट अपने लिए ना करो खुद। बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ दीज कंट्रीज मोर ओपन ट्रेड। ओपन ट्रेड का मतलब क्या होता है? ओपन ट्रेड का मतलब होता है नियर टू फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड क्या होता है? विदाउट ट्रेड बैरियर्स, ट्रेड थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। एंड कंपटीशन पॉलिसीज। कंपटीशन पॉलिसीज क्या होती हैं, याद है? सप्लाई साइड पॉलिसीज होती हैं ये, जिससे इकोनॉमी की सप्लाई बढ़ती है, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ती है, पोटेंशियल बढ़ सकता है। वुड हेल्प टू डाइवर्सिफाई द इकोनॉमी स्पेशली एज द अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया टेक्स अफेक्ट। देखो, बता भी दिया, फ्री ट्रेड इसने ओपन ट्रेड के जरिए। Nigeria needs to create at least 5 million new jobs each year to employ its growing population of young people। अब young people की population बढ़ते जा रही है, अगर jobs create नहीं होंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो jobs create करनी है, और jobs create करने के लिए ये लोग पॉलिसीज लगा रहे हैं। क्लियर है ये चीज? तो काफी क्लियर कट बात करी हुई है इसने, इतनी ज्यादा घुमाई भी नहीं है बात। फिर इसने एक टेबल 1.1 दी हुई है, जहां पर इसने की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स दिए हुए ऑफ नाइजीरिया। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्या है? देखो, परसेंटेज चेंज इन रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर ही है, बताया था ना आपको। अगर ये परसेंटेज चेंज पॉजिटिव है तो ग्रोथ है,
और अगर ये परसेंटेज चेंज नेगेटिव हो जाता है तो फिर ये क्या है, रिसेशन। ग्रोथ का मतलब है कि भाई तुम्हारा रियल जीडीपी बढ़ रहा है, रिसेशन का मतलब है कि तुम्हारा रियल जीडीपी जो है वो कम हो रहा है। 1.6 से 0.8 गया, ग्रोथ रेट कम हो रहा था पर ग्रोथ अभी भी है, पॉजिटिव ही है। वापस पॉजिटिव रेट बढ़ा, फिर पॉजिटिव रेट बढ़ा। ये वो पॉइंट है जहां पर तबाही मच गई, रिसेशन है, ये माइनस नेगेटिव हो गया। इसका मतलब ये वो पॉइंट है जहां पर तुम्हारा रियल जीडीपी गिरा है। बाकी थ्रू आउट द टाइम रियल जीडीपी बढ़ रहा है, खाली रेट ऊपर, पॉजिटिव रेट ऊपर नीचे होता है तो चीज अभी भी बढ़ रही होती है, ये बेसिक चीज है। इन्फ्लेशन रेट, परसेंटेज चेंज इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर ईयर। अगेन, ये चेंज अगर पॉजिटिव है, अब जरा थोड़ा सा ना थोड़ी डिटेल दे देता हूँ। ये चेंज अगर पॉजिटिव बढ़ रहा है तो ये इन्फ्लेशन होगा, अगर पॉजिटिव रेट कम हो रहा है तो ये डिसइंफ्लेशन होगा, प्राइस अभी भी बढ़ रही है पर कम रेट से बढ़ रही है। ये रेट अगर नेगेटिव हो गया तो डिफ्लेशन है, इसका मतलब प्राइस लेवल कम हो रहा है। सही है, 2020 में रिसेशन है बिल्कुल। इन्फ्लेशन रेट, पॉजिटिव रेट बढ़ा, प्राइस अभी भी बढ़ रही है। पॉजिटिव रेट गिरा, प्राइस अभी भी बढ़ रही है बट एट अ स्लोअर रेट। होने तभी छोड़ दो उसको। पॉजिटिव रेट वापस कम हुआ पर प्राइस अभी भी बढ़ रही है क्योंकि डिसइंफ्लेशन है। पॉजिटिव रेट बढ़ रहा है, प्राइस अभी भी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन है। कहीं भी 2016 से लेके 2020 तक प्राइस गिरी ही नहीं है क्योंकि थ्रू आउट द टाइम रेट पॉजिटिव है। और सबसे हाईएस्ट प्राइस किस साल में, सबसे हाईएस्ट प्राइस किस साल में होगी, 2016, 17, 18, 19 या 20? सबसे हाईएस्ट प्राइस किधर है बेटा? यही तो मसला है। 2017 आंधी धुंध 2017 बोल रहे हो, अबे भाई 2016 में भी प्राइस बढ़ रही है, 2017 में भी प्राइस बढ़ रही है, 2018 में भी प्राइस बढ़ रही है, 2019 में भी प्राइस बढ़ रही है, 2020 में भी प्राइस बढ़ रही है। इसका मतलब हाईएस्ट प्राइस लेवल यहाँ पर होगा ना, क्योंकि थ्रू आउट द टाइम प्राइस बढ़ रही है। तो हाईएस्ट प्राइस लेवल क्या हुआ आखिरी साल में? 2017 में रेट सबसे ज्यादा था पर प्राइस तो थ्रू आउट द टाइम बढ़ी है ना, तो सबसे हाईएस्ट प्राइस लेवल 2020 में होगी ना, जो फाइनल एंड होगा हमारा। क्योंकि थ्रू आउट द टाइम पिछले 4 साल प्राइस बढ़ी रही है। ये एमसीक्यू में आता है, डिसइंफ्लेशन हो कुछ भी हो, प्राइस तो बढ़ रही है ना, देखो तभी तो लिखा था। बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, हाईएस्ट होगी यहाँ पे क्योंकि बढ़ 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 के 2020 में हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। क्लियर है? करंट अकाउंट बैलेंस दिया हुआ है। अच्छा, करंट अकाउंट में क्या क्या आता है, साथ साथ रिवाइज करते जाते हैं सारी चीजें। करंट अकाउंट में क्या क्या आता है? करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपका आ जाता है ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, प्राइमरी इनकम, सेकेंडरी इनकम। ट्रेड इन गुड्स प्लस ट्रेड इन सर्विसेज इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन में जो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम होता है, ये एक्स माइनस एम आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड है विच इज पार्ट ऑफ करंट अकाउंट। और एक और चीज आपको अपने ध्यान में रखनी है कि भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड ये दो अलग चीजें हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज पार्ट ऑफ करंट अकाउंट, करंट अकाउंट इज पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। और ये चार कंपोनेंट्स होते हैं करंट अकाउंट के अंदर। अगर मेरा करंट अकाउंट का बैलेंस पॉजिटिव है, अगर मेरे करंट अकाउंट का बैलेंस पॉजिटिव है, इसका मतलब सरप्लस है। और पॉजिटिव बैलेंस बढ़ रहा है, इसका मतलब आप कह सकते हो आपका सरप्लस जो है वो इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर भी आपका जो है पॉजिटिव रेट गिर रहा है पर अभी भी आपका सरप्लस है, बढ़ रहा है पर कम से बढ़ रहा है। सही है, बढ़ रहा है पर कम से बढ़ रहा है। फिर आपका ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव का मतलब है आपका करंट अकाउंट जो है वो डेफिसिट हो गया, फिर भी अब वापस डेफिसिट है, दोनों सालों में डेफिसिट है। सरप्लस का मतलब क्या होता है भाई? सरप्लस का मतलब होता है अगर करंट अकाउंट सरप्लस है तो इसका मतलब इनफ्लो ऑफ मनी इज ग्रेटर देन द आउटफ्लो ऑफ मनी, एंड इफ द करंट अकाउंट इज इन डेफिसिट, इसका मतलब क्या हुआ फिर? आउटफ्लोज आर ग्रेटर देन इनफ्लोज। जितना डिटेल में जा सकता हूँ जा रहा हूँ भाई। बीओपी किसी का पार्ट नहीं है, बीओपी खुद एक वो है। बीओपी के अंदर 3 अकाउंट है, 3 अकाउंट में से एक अकाउंट हमारे सिलेबस में, दैट इज करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर 4 कंपोनेंट है जिसके अंदर शुरू के 2 कंपोनेंट बैलेंस ऑफ ट्रेड है। फिर आपका आता है गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट क्या होता है? गवर्नमेंट बजट क्या होता है याद है? गवर्नमेंट की स्पेंडिंग माइनस टैक्स से टैक्स रेवेन्यू, गवर्नमेंट स्पेंडिंग माइनस टैक्स रेवेन्यू। गवर्नमेंट का बजट सरप्लस भी हो सकता है। सरप्लस का मतलब क्या होता है? टैक्स रेवेन्यू ग्रेटर देन गवर्नमेंट स्पेंडिंग।
और गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट भी हो सकता है। डेफिसिट का मतलब है गवर्नमेंट स्पेंडिंग ग्रेटर देन टैक्स रेवेन्यू। क्लियर है? आप देखो यहाँ भी डेफिसिट है, यहाँ भी डेफिसिट है, यहाँ भी डेफिसिट है, यहाँ भी डेफिसिट है और यहाँ भी डेफिसिट है, बस ये कम ज्यादा होता जा रहा है। बढ़ रहा है, गिर रहा है, फिर गिर रहा है, फिर बढ़ रहा है, पर है डेफिसिट थ्रू आउट द टाइम, डेफिसिट थ्रू आउट द टाइम डेफिसिट। क्लियर है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट पॉजिटिव, थ्रू आउट द टाइम पॉजिटिव है। इसका मतलब आपकी अनएम्प्लॉयमेंट पहले बढ़ रही है, फिर बढ़ रही है, फिर कांस्टेंट हुई है और फिर बढ़ रही है, मतलब बढ़ ही रही है। सही है। और जो कि इसने सवाल में बताया ही था, उसको जॉब्स इतनी क्रिएट करनी है और इतना फंसा हुआ है वो इन चीजों में। ठीक है, अब पढ़ते हैं जरा आगे। नाइजीरिया नाइजीरियाज इकोनॉमी एंटर्ड रिसेशन इन 2020। देखो हमने खुद टेबल से आइडेंटिफाई कर लिया था, करा तो नहीं करा था? तो रियल जीडीपी देखो कम हो गया। नेगेटिव रेट जब होना समझ लो रिसेशन है। ड्यू टू अ फॉल इन क्रूड ऑयल प्राइसेस कॉज्ड बाय फॉलिंग ग्लोबल डिमांड। अच्छा, अब क्रूड ऑयल प्राइसेस कम हो रही है क्योंकि ग्लोबल डिमांड कम हो रही है, ऑब्वियस है, क्योंकि जब ग्लोबल डिमांड कम होगी, ऑयल का सरप्लस होगा, प्राइस कम हो जाएगी। एंड मेजर्स टू फाइट द स्प्रेड ऑफ कोविड-19, इन्फ्लेशन रोज in 2020 due mainly to higher food prices, the removal of fuel subsidies and an increase in the price of electricity। तीन चीजों ने कंट्रीब्यूट किया इन्फ्लेशन में। एक तो फूड की प्राइसेस बढ़ रही हैं, दूसरा फ्यूल सब्सिडी हटा दी है। फ्यूल सब्सिडी जब आप रिमूव करोगे तो क्या होगा? फ्यूल सब्सिडी जब आप रिमूव करोगे तो क्या होगा? कॉस्ट बढ़ जाएगी। जब आप सब्सिडी रिमूव करते हो तो कॉस्ट बढ़ जाती है, कॉस्ट बढ़ती है तो सप्लाई कम होती है, सप्लाई कम होती है तो क्या होता है? प्राइस बढ़ता है। और फिर कौन सी इन्फ्लेशन आती है? इसका मतलब जो इस टाइम पे नाइजीरिया फेस कर रहा है ना, वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से भी कॉस्ट बढ़ेगी और फूड प्राइसेस तो ऐसे ही जनरल एक से दिया हुआ है कि फूड प्राइसेस बढ़ रही हैं। द बजट डेफिसिट also worsened in 2020 because of COVID-19 pandemic caused by higher government spending and lower tax revenue leading to the national debt। भाई गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो नहीं, बाद में बोला ना, उस वक्त तो मैंने ये चीज नहीं बोली ना, बाद में इसने बताया कि भाई इस वजह से हो रहा है मसला। सही है, क्योंकि उस टाइम पे मेरे एक्सपोर्ट के रेवेन्यू कम हो रहे थे, उस टाइम पे हम रिसेशन पे एंटर कर रहे थे, अब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ रही है, दो अलग चीजें हैं वो। हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्यों होगी एट द टाइम ऑफ कोविड? क्योंकि हर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा रही थी, हर गवर्नमेंट जो है वो जो है वो बेसिकली वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर रही थी, लोगों को ट्रांसफर पेमेंट्स प्रोवाइड कर रही थी, टैक्स रेवेन्यू वैसे ही कम थे, बिजनेस इतना हो नहीं रहा था, नेशनल डेट बढ़ रहा था, जाहिर सी बात है बोरो करना पड़ता है फिर। सही है। गवर्नमेंट डेफिसिट को, बजट डेफिसिट को आप फाइनेंस कैसे करते हो? बोरोइंग से। क्लियर है? क्लियर है ये चीज? नाइजीरिया's national debt is sustainable at 25% of GDP but interest payments are high। ये पाकिस्तान के साथ भी यही इशू है। जब आप उधार लेते हो तो इंटरेस्ट तो देना पड़ता है, इंटरेस्ट तो देना पड़ता है। अकाउंटिंग फॉर अबाउट 50% ऑफ द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, मतलब नाइजीरिया जो स्पेंडिंग कर रहा है उसमें से जो 50% जो हमारी स्पेंडिंग है वो इंटरेस्ट की पेमेंट्स है। नाइजीरिया's गवर्नमेंट डेट कुड improve its finances by reforming domestic tax collection। मतलब अपने टैक्स के सिस्टम को रिफॉर्म करना है और किसी तरीके से अपने टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने की करना है, टैक्स के सिस्टम चेंज करने हैं। तो ये टैक्स के सिस्टम चेंज करने हैं, अब टैक्स की पॉलिसीज चेंज करनी है ताकि किसी तरीके से टैक्स का रेवेन्यू बढ़े और बजट का डेफिसिट कम हो। नॉन ऑयल टैक्स रेवेन्यू इज इक्वल टू जस्ट 4% ऑफ द जीडीपी। मतलब ऑयल पे इतनी डिपेंडेंस है कि उसके अलावा जितना भी हमारा रेवेन्यू है वो 4% है जीडीपी का। एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स कौन सा टैक्स होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है। वैल्यू एडेड टैक्स कौन सा होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है। वैल्यू एडेड टैक्स कौन सा है भाई? इनडायरेक्ट टैक्स से गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। कह रहे चीज from 5% to 7.5% in 2020 resulted in less revenue than forecast because of the recession। A wider tax base। टैक्स बेस का मतलब पता है किसी को? टैक्स बेस का मतलब पता है किसी को? नहीं। टैक्स बेस का मतलब क्या है? नोट्स में लिखा हुआ है, जो नोट्स पढ़ता है उसको पता होगा। हु हैव टू पे टैक्सेस, ये टैक्स का इम्पैक्ट होता है। कौन टैक्स भरेगा, ये टैक्स का इम्पैक्ट है। कितना भरेगा, ये टैक्स का इंसिडेंस है। टैक्स बेस क्या है? टैक्स बेस होता है कितने गुड्स पे टैक्स लगा हुआ है।
जैसे पाकिस्तान में फॉर एग्जाम्पल 1 लाख प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है ना वो टैक्स लगा हुआ है। टैक्स बेस बढ़ाने का मतलब क्या है, और चीजों पे टैक्स लगा दो। प्रोडक्ट रेंज ऑन विच द टैक्स इज इम्पोज, एक्सीलेंट यार, ये मतलब है इसका। कितने प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स लगा हुआ है? अगर पाकिस्तान में अभी 1 लाख प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स लगा हुआ है तो पाकिस्तान की टैक्स बेस अभी कम है। पर अगर 3 लाख प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स लगा हुआ है तो मेरी टैक्स बेस ज्यादा है। इसका मतलब कितने गुड्स के ऊपर टैक्स लगा हुआ है। क्लियर है ये चीज? तो कह रहा है टैक्स बेस जब बढ़ेगी तो बजट में हेल्प होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि जितना बड़ा आपका टैक्स बेस होगा उतना ज्यादा आपका टैक्स रेवेन्यू होगा। बट दिस विल रिक्वायर सिग्निफिकेंट रिफॉर्म टू रिड्यूस बोथ टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन क्या होती है? जब आप अपनी इनकम्स हाइड करके टैक्स से बचते हो। एंड लार्ज इनफॉर्मल इकोनॉमी। इनफॉर्मल इकोनॉमी क्या होती है? वो इकोनॉमी जो गवर्नमेंट के डेटा में नहीं है, ड्यू टू टू रीजंस। या तो टैक्स से बचने के लिए डेटा में नहीं आ रहा, या तो कोई इनलीगल काम है तभी डेटा में नहीं आ रहा। इनफॉर्मल इकोनॉमी के दो रीजन है, या तो तुम गवर्नमेंट से टैक्स बचा रहे हो, या तो तुम कोई काम ऐसा कर रहे हो जो गवर्नमेंट को पता नहीं चलना चाहिए। दोनों चीजों में टैक्स हो जा रहा है। फिर ये चीज अब पढ़े जरा क्वेश्चंस। कंपेयर द गवर्नमेंट बजट बैलेंस ऑफ नाइजीरिया इन 2016 विद द गवर्नमेंट बजट बैलेंस इन 2020। अच्छा, कह रहा है 2016, 2016 का बजट बैलेंस 2020 के बजट बैलेंस से कंपेयर करो। तो पहले तो तुम बताओगे दोनों सालों में हो क्या रहा है। इनफॉर्मल इकोनॉमी वो होती है जो गवर्नमेंट के डेटा में नहीं है। इनफॉर्मल सेक्टर भी बोलते हैं इसको, शेडो इकोनॉमी बोलते हैं। मैक्सिमम प्राइस में बढ़ाया था, याद है? गवर्नमेंट के छुप के जो काम हो रहा होता है। अच्छा, 2016 में भी बजट डेफिसिट है, 2020 में भी बजट डेफिसिट है। तो पहला तो आप बताओगे डेफिसिट इन बोथ ईयर्स विद द डेफिसिट बीइंग इंक्रीज इन 2020। तो बेसिकली किस तरह कमेंट होगा? 2 मार्क का सवाल है ना। पहला कमेंट तो यहाँ पर आपका ये होगा कि भाई बिटवीन 2016 एंड 2017, पहले तो आप बोलो डेफिसिट बोथ ईयर्स। एंड बिटवीन 2016 एंड 2020 बजट डेफिसिट इंक्रीज। ये आपका आंसर होगा 2 मार्क। 2 मार्क को 2 मार्क वाली औकात देना, उससे ज्यादा नहीं। यूजिंग अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डायग्राम demonstrate the impact of the rising level of unemployment to the Nigerian economy। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, जब हम पीपीसी बनाते हैं और हमें अनएम्प्लॉयमेंट शो करनी होती है तो कैसे शो करेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट कैसे शो होती है पीपीसी में? एक्ट मतलब अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट इनसाइड द पीपीसी का होता है ना। मतलब अगर आपको पीपीसी के जरिए अनएम्प्लॉयमेंट दिखानी है तो सबसे पहले तो आप इनसाइड द पीपीसी एक पॉइंट दिखाओगे जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज सही नहीं है, इनएफिशिएंट एलोकेशन है। तो आप उसको एक पॉइंट दिखा दो, पॉइंट ए या पॉइंट ई दिखा दो। और फिर आपको अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है। जब आप अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाते हो तो आपका एक्चुअल कम होता है, मतलब यू मूव क्लोजर टू द ओरिजिन। यू मूव क्लोजर टू दी ओरिजिन। तो आप ओरिजिन से करीब आओगे, ये आपका ईवन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ना। क्योंकि अगर कम रिसोर्सेज पहले के मुकाबले में बन रहे हैं, क्योंकि देखो ना, पहले जो है वो इतना आउटपुट बना रहे थे वाई का और एक्स का, अब इतना आउटपुट बना रहे हैं वाई का और एक्स का। तो क्लियरली नजर आ रहा है कि इकोनॉमी का आउटपुट कम हो रहा है। आउटपुट कम इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम रिसोर्सेज यूटिलाइज नहीं कर रहे ना। सही है। कैपिटल कंज्यूमर को लेबलिंग कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, पड़ जाइए आपकी, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। सही है, तो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देंगे, अभी आंसर देख रहे हैं ना। सी, सी में कह रहा है कंसिडर द एक्सटेंट टू विच द रिमूवल ऑफ फ्यूल सब्सिडी इन नाइजीरिया वुड लीड टू एन इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। जिधर कंसिडर का वर्ड लिख दे, जिधर एक्सटेंट का वर्ड लिख दे, समझ जाओ आपको एक इवैल्यूएटिव कमेंट यहाँ पर देना है, कंक्लूसिव स्टेटमेंट आपको देनी है। कह रहा है सब्सिडी रिमूव हो रही है, मुझे पता है सब्सिडी रिमूव होने से कॉस्ट बढ़ती है, और इससे इन्फ्लेशन कैसे होगी? बड़ा सिंपल सा सवाल है। अगर आप पार्ट सी करते हो तो पार्ट सी देखो कैसे होगा। पार्ट सी में सबसे पहले तो आपको जो है ना उसको बताना है रिमूवल ऑफ सब्सिडी से होगा क्या। पार्ट सी में सबसे पहले आपको बताना है कि रिमूवल ऑफ सब्सिडी से होता क्या है।
तो आप उसको बताओ रिमूवल ऑफ सब्सिडी से जो है वो कॉस्ट बढ़ जाती है, कॉस्ट के बढ़ने से पहले के मुकाबले में सप्लाई कम होती है और उस सप्लाई के बढ़ने की वजह से प्राइस बढ़ जाती है। क्लियर है ये चीज? तो सप्लाई का अंदर शिफ्ट होता है, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, 4 मार्क का सवाल है। अब इससे इन्फ्लेशन कैसे हो रही है, आप केस को यूज करो। आप बताओ कि भाई फ्यूल पे सब्सिडी हट रही है, फ्यूल एक बहुत हाई वेटेज रखता है इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन में, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। मतलब अगर इसकी प्राइस चेंज हुई तो बहुत मेजर इम्पैक्ट आ सकता है इकोनॉमी के ऊपर। सही है? तो हाई वेटेज इन द मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, इंपॉर्टेंस ज्यादा है इसकी, जिस गुड की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है उसका चेंज इन प्राइस की वजह से ज्यादा इफेक्ट आता है। फिर आप ये भी बोलो कि यार ये बहुत से बिजनेसेस का रॉ मटेरियल होता है, तो आपका जो रॉ मटेरियल है ना वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा। सही है? तो आप यहाँ पर उसको बोलो कि भाई इससे जो है वो बिजनेस इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, और जब बिजनेस इसकी कॉस्ट बढ़ेगी क्योंकि इसका पीईडी इन इलास्टिक है, तो मेजॉरिटी बर्डन कंज्यूमर पे पास किया जाएगा, तो प्राइस ज्यादा से बढ़ेगी। तो ये वाली जो इन्फ्लेशन है इसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन से हम बोल सकते हैं। और क्या वजह दे सकते हो आप, बोलो फर्दर इन्फ्लेशन भी होगी। अच्छा, फर्दर इन्फ्लेशन कैसे होगी? वेज प्राइस स्पाइरल याद है किसी को? जब प्राइस बढ़ेगी फ्यूल की तो फ्रीक्वेंट डिमांड फॉर हायर वेजेस बढ़ जाएगी। और जब फ्रीक्वेंट डिमांड फॉर हायर वेजेस बढ़ जाएंगी तो इससे फर्दर इन्फ्लेशन होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है मजीद कॉस्ट बढ़ जाएगी प्रोड्यूसर्स की। और जब मजीद कॉस्ट बढ़ जाएगी प्रोड्यूसर्स की तो इससे वापस कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ रहा है। और जब वापसी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगा तो वापसी हायर वेज मांगेंगे। तो एक वेज प्राइस स्पाइरल शुरू नहीं हो गया, वेज बढ़ी उसकी वजह से महंगाई आई, फिर महंगाई आई वापसी वेज मांगी, फिर वेज मांगी फिर महंगाई आई, तो एक स्पाइरल शुरू हो गया और एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि चलता रहेगा। अब सवाल की जो मेजोरिटी जो स्टेटमेंट थी ना सबसे मेन वो थी कंसिडर द एक्सटेंट। अब किस हद तक इन्फ्लेशन होगी ये किस चीज पे डिपेंड करता है, किस हद तक ये इन्फ्लेशन होगी किस चीज पे डिपेंड करता है। सही है, सबके पॉइंट्स में देख रहा हूँ सही कह रहे हो, जहां पर गलत होगा मैं बता दूंगा। तो आप उसको बोलो कि कंसिडर इट डिपेंड्स ऑन पीडी। हाउ? आप उसको बोलो कि यार अगर तो डिमांड इलास्टिक है, अगर तो डिमांड इलास्टिक है तो प्राइस में हल्का सा चेंज आएगा, क्वांटिटी ज्यादा से गिरेगी, तो नो सिग्निफिकेंट इन्फ्लेशन। पर ऑब्वियसली बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि इलास्टिक की डिमांड होगी, पर हम तो इसको एज पॉइंट यूज करें ताकि हमारा जो है ना मार्क्स मिल जाए। फिर आप ये भी कह सकते हो कि आप उसको बोलो कि यार ये उस पर भी डिपेंड करता है व्हाट वाज द ओरिजिनल साइज ऑफ द सब्सिडी। मैंने बोलता ना अमाउंट ऑफ सब्सिडी पे डिपेंड, इंसिडेंस दो चीजों पे डिपेंड करता है अफेक्ट सब्सिडी का, एक तो पीईडी के ऊपर और दूसरा व्हाट वाज द ओरिजिनल साइज ऑफ द सब्सिडी। ये जो तुमने रिमूव करी है ये कितनी बड़ी सब्सिडी थी? अगर हल्की फुल्की सब्सिडी थी फिर इतना अफेक्ट थोड़ी आएगा। हाँ, अगर एक बहुत बड़ी सब्सिडी तुमने दी हुई थी उस वजह से आएगा। सही है? डिफ्लेशनरी गैप वाला पॉइंट यहाँ पर थोड़ा नहीं लिखना चाहिए क्योंकि कॉस्ट पुश की बात हो रही है ना, तो कॉस्ट पुश में वो डिमांड पुल में यूज करते हैं हम। सही है? अच्छा बेटा इसलिए आएगी कि यहाँ पर फ्यूल की बात हो रही है और क्लियरली उसने बोला सब्सिडी रिमूव हो रही है, तो हम इसको इसी असम्पशन पे लेंगे कि कॉस्ट बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी, इन्फ्लेशन तो आनी है, पर किस हद तक आएगी ये इन चीजों पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन पीईडी, इट डिपेंड्स ऑन द ओरिजिनल साइज ऑफ द सब्सिडी। तो पार्ट सी भी जो है वो अपना हो गया। फिर अपने पास आता है एक और पार्ट, assess whether using supply side policy is the best way to diversify the Nigerian economy away from its dependence on oil and natural gas exports। कह रहा है कि सप्लाई साइड पॉलिसी क्या एक अच्छी पॉलिसी है अगर नाइजीरिया को ओवर डिपेंडेंस से हट के डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से जो कि बहुत मसले खड़े कर सकता है बच्चों के लिए। पूरा टेक्निकल क्वेश्चन है, कंटेंट हमारे पास इतना भारी यहाँ पर है नहीं, पर आपको खुद से थोड़ी पॉलिसीज यहाँ पर अब यूज करनी है। सही है? जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप पार्टी कर रहे हो, सवाल जरा एक बार वापस देख लो। कह रहे हैं असेस करो कि सप्लाई साइड पॉलिसी क्या सबसे अच्छी पॉलिसी है टू डाइवर्सिफाई द नाइजीरियन इकोनॉमी अवे फ्रॉम डिपेंडेंस ऑन ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सपोर्ट्स। कह रहे हैं कि क्या यही सबसे अच्छी पॉलिसी है? तो वही बात है, कमेंट आखिरी फाइनल तो हमारा इवेल्युएशन में ही होगा, पर टू साइडेड आर्ग्यूमेंट अभी हमने करनी है, क्या ये अच्छी पॉलिसी है कि नहीं है।
तो मैं उसको भी बताना शुरू करूंगा कि भाई अच्छी पॉलिसी है या नहीं है, जरा गौर से सुनना है आपने। सबसे पहले, सॉरी, सबसे पहले आप उसको बताओ कि भाई सप्लाई साइड पॉलिसी होती क्या है और उसका काम क्या है। तो आप उसको बताओ सप्लाई साइड पॉलिसी का काम होता है कि इकोनॉमी में एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाना, इकोनॉमी में जो है वो मार्केट को सही करना, कंपटीशन क्रिएट करना। सही है। तो पहले तो तुम ना एक एक करके पॉलिसी स्टार्ट करो। सॉरी, पहले तो तुम एक एक करके ना अपनी पॉलिसी स्टार्ट करो। सबसे पहले तो है ना आप उसको बताओ कि भाई सप्लाई साइड पॉलिसी में जो सबसे पहली पॉलिसी हम यूज कर सकते हैं वो हो सकती है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। ये सवाल मैं बहुत सुकून से कराऊंगा क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चन। अब ट्रेनिंग एंड एजुकेशन से क्या होगा, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन से वर्कर की स्किल्स बढ़ेंगी, और जब वर्कर्स की स्किल्स बढ़ेंगी तो उसकी पहले के मुकाबले में जो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी है, जो उसकी पहले के मुकाबले में जो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जब उसकी ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी बढ़ जाएगी तो चांसेस ऑफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, चांसेस ऑफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा डेंजरस है ना आपकी। तो चांसेस ऑफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। अब ये डाइवर्सिफिकेशन में कैसे हेल्प कर रहा है, ये डाइवर्सिफिकेशन में इस तरीके से हेल्प कर रहा है कि जब लोग पढ़े लिखे होंगे, जब लोग पढ़े लिखे होंगे तो वो लोग दूसरी जॉब्स कर पाएंगे, वो दूसरे सेक्टर्स में घुस पाएंगे। इससे आपके बाकी सेक्टर्स में जो है वो एजुकेशन, आपके बाकी सेक्टर्स में जो है वो एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपकी बाकी सेक्टर्स में न्यू आइडियाज आएंगे क्योंकि लोग पढ़े लिखे होंगे, और आपके बाकी जो सेक्टर्स हैं वो खुद डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी ऑटोमेटिकली डिपेंडेंस ऑन ऑयल वगैरह कम होना शुरू हो जाएगी। सही है। फिर आप उसको ये भी कह सकते हो, फिर आप उसको ये भी कह सकते हो कि यार नाइजीरिया की गवर्नमेंट जो है ना वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम कर सकती है। भाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर आप काम इस तरीके से कर सकते हो कि आप उसको बोलो कि गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस न्यू टेक्नोलॉजी एंड गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस न्यू आइडियाज। इस न्यू आइडियाज के थ्रू और न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू और सेक्टर्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, जिससे अगेन हमारी डिपेंडेंस ऑन ऑयल कम होना शुरू हो जाएगी। फिर आप ये भी कह सकते हो कि गवर्नमेंट शुड गो फॉर डी रेगुलेशन। डीरेगुलेशन क्या है, डीरेगुलेशन का मतलब है आपने रूल्स एंड रेगुलेशन कम करी, आपने रुकावटें कम करी, आपने बैरियर्स कम करे फॉर न्यू फर्म्स टू एंटर दिस मार्केट, आपने मार्केट में कंपटीशन क्रिएट करा, आपने कंज्यूमर को चॉइसेस दिए, नए आइडियाज आना शुरू हो जाएंगे, इससे भी अगेन हमारी ओवर डिपेंडेंस कम होना शुरू हो जाएगी। फिर यहाँ पर आप एक और पॉलिसी उसको दे सकते हो, इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में ना सिर्फ रोड्स नहीं आते, ये मैं आपको बता दूं। इंफ्रास्ट्रक्चर में हर वो चीज आती है जो आपकी बिजनेस एक्टिविटी को इंप्रूव करे। अब इसमें रोड्स एंड ब्रिजेस भी हैं, इसमें इंटरनेट सिस्टम भी है, इसमें बिजली का निजाम भी है, इसमें पानी का निजाम भी है, इसमें हर चीज आती है। और जब आप बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करोगे ना, जैसे लेट से आपकी रोड्स एंड अच्छी हो गई, तो इससे आपकी बिजनेस की ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होगी, वो लोग मजीद इन्वेस्ट कर पाएंगे, उनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, दिस विल लीड टू मोर आइडियाज बीइंग डेवलप्ड। क्लियर है। आप एक और पॉलिसी यहाँ पर बता सकते हो, आप बोल सकते हो भाई गवर्नमेंट खुद से भी तो असिस्ट कर सकती है। गवर्नमेंट असिस्ट कैसे करेगी, गवर्नमेंट कैन असिस्ट इन सेटिंग अप न्यू बिजनेस। कैसे कर सकती है भाई, सब्सिडी प्रोवाइड करे, एनकरेज करे, उनके लिए आसानियां पैदा करे नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो इससे ही तो होगा, आपका काम बढ़ना तो नहीं होगा, आपको नए आइडियाज उसी वक्त आएंगे जब आप खुद उनको एनकरेज करोगे। फिर आप इसकी पॉलिसी की अफेक्टिवनेस, अब कितने लिखने कितने नहीं लिखने मैं एंड में बता रहा हूँ, स्ट्रक्चरिंग में एंड में बता रहा हूँ, पहले समझो। अफेक्टिवनेस ऑफ दिस पॉलिसी, अफेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसी है सबसे पहला पॉइंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये मेजोरिटी जो मैंने आपके सामने लिखी है ना, बहुत पैसा जाएगा इसमें, जाएगा नहीं जाएगा। और ये पैसा फिर आप कहीं और इस्तेमाल कर सकते थे, ये पैसा आप कहीं और इस्तेमाल कर सकते थे। टाइम टेकन, बिल्कुल टाइम टेकन या टाइम लैग, बिल्कुल हाँ टाइम लैग ज्यादा बेहतर पॉइंट है, टाइम लैग, टाइम लगेगा। ये बिल्कुल लोकल मार्केट से हटाने। सही है। और कोई नुकसान, गवर्नमेंट की अपनी अफेक्टिवनेस, इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर रही है, बिल्कुल। अगर गवर्नमेंट फेलियर हुआ तो फिर तो ये पॉलिसी काम नहीं करेगी, बिल्कुल। सही है, बिल्कुल। बोलो पहले ही बजट डेफिसिट हुआ हुआ है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ आप ये पॉइंट लिख सकते हो, बोलो पहले ही बजट डेफिसिट हुआ हुआ है, पहले ही डेट ज्यादा है और इंटरेस्ट पेमेंट्स बढ़ जाएंगी और बैंड बच जाएगी अगर फेल हो गए तो। सही है।
अगर फेल हो गए तो इवैल्यूएशन में तुम क्या लिखोगे? कॉन्क्लूड कैसे होगा आंसर? कॉन्क्लूड इस तरीके से होगा, आप बोलो ओवरऑल सप्लाई साइड पॉलिसी काम करती है या नहीं करती, डिपेंड्स ऑन दी, क्या लिखूं यार, ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट दिया है हमारे ने कि यार आप लोगों को ट्रेनिंग एंड एजुकेशन दोगे वो एमिग्रेट ना कर दें। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। आप लोगों को इतनी एजुकेशन ना दे तो कि वो एमिग्रेट कर जाए, भाग जाए मुल्क से। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? इट डिपेंड्स ऑन दी अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। क्या पैसा है, क्या अरेंज कर सकते हैं? डिफ्लेशनरी गैप क्यों लिखोगे यहाँ पे, क्यों एक चीज रट्टा मार ली? देखो आप ये तो नहीं लिख सकते इफ द इशू इज इमीडिएट और नॉट। इशू इशू इमीडिएट है, केस पढ़ के समझ आ गया है कि इशू इज इमीडिएट, जल्द से जल्द सॉल्व करना है। डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। ऑल्टरनेट पॉलिसी भी तो हो सकती है कोई। भाई ऑल्टरनेटिव पॉलिसी आपकी क्या हो सकती है? प्रोटेक्शन ऑफ इन्फेंट इंडस्ट्री। जो नई इंडस्ट्री तो उनको ही प्रोटेक्ट कर लो, क्योंकि ऐसी तो डाइवर्सिफिकेशन होगी। जो नई इंडस्ट्री खुल रही है, जो इन्फेंट इंडस्ट्री है, जो नई इंडस्ट्री खुल रही है, जो इन्फेंट इंडस्ट्री, तुम उन्हीं को प्रोटेक्ट कर लो। उन्हीं को प्रोटेक्ट करोगे तो ये बंद नहीं होगी। मतलब आप सप्लाई साइड के अलावा कोई पॉलिसी लगा लो। आप सप्लाई साइड के अलावा कोई पॉलिसी लगा लो। आप सप्लाई साइड के अलावा कोई पॉलिसी लगा लो, कह सकते हो ये। वही ना मैं लिखूंगा ना यहाँ पे, देखो ऑल्टरनेटिव अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स के साथ आप ये लिखोगे कि ऑलरेडी ग्रोइंग नेशनल डेट। सही है, क्लियर है ये पार्ट? ये मुश्किल पार्ट था। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट तो अच्छी है ना इकोनॉमी के लिए, उसमें वो बुराई थोड़ी है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट तो बेनिफिशियल होती है। ऑल्टरनेटिव पॉलिसी ये है कि तुम रादर देन अप्लाइंग सप्लाई साइड पॉलिसीज जस्ट प्रोटेक्ट योर इन्फेंट इंडस्ट्रीज। उनको प्रोटेक्ट करो फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन और उनको ग्रो होने दो, जो ऑलरेडी इन नई इंडस्ट्रीज हुई नहीं है डेवलप, रादर देन ब्रिंगिंग इन न्यू इंडस्ट्रीज। सही है। लास्ट पार्ट जो है, असेस टू साइडेड अगेन। ये देखो वही देखो, अब जरा स्ट्रक्चरिंग सुन लो जरा। अब जैसे अगर आप पार्ट डी कर रहे हो तो ये देखो, एक बात तो क्लियर है कि ये टू साइडेड आंसर है और 6 मार्क का सवाल है। 2:2:2 की एमएस होती है ना। अब मैं कहता हूँ कि 2 वर्सेज 1 कर लो। पॉइंट्स पॉइंट्स जो है ये 2 मार्क, 2 मार्क, 2 मार्क। अब सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? मैं तो कहता हूँ 2 वर्सेज 1 करो। 2 पॉइंट एक साइड पे, 1 पॉइंट एक साइड पे, और फिर आंसर को इवेल्युएट कर दो। 6 मार्क को 6 मार्क वाली औकात दो, 2 मार्क को 2 मार्क वाली औकात दो, 4 मार्क को 4 मार्क वाली औकात दो। इतनी लंबी ना करो, तो देखो बेटा लिख सकते हो। अभी आंसर में दिखा रहा हूँ। Assess whether adjusting the collection of direct tax or indirect tax is likely to be more effective in increasing tax revenue collected by the Nigerian government. पहले तो सवाल समझो बोल क्या रहा है। एडजस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है? एडजस्टिंग कम ज्यादा, कम ज्यादा ना, यही है ना कि डायरेक्ट टैक्स को बढ़ाना है गिराना है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है या रिग्रेसिव टैक्सेशन है? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टॉपिक में एक बार पढ़ा था, याद है? 1v1 से बेहतर 2v1 ही है भाई। तो डायरेक्ट टैक्स में प्रोग्रेसिव पे जाना है कि रिग्रेसिव? और नॉर्मली डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव होता है, इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव होता है। सही है। फिर बढ़ाना है गिराना है, ये क्वेश्चन मार्क है। देखो आपका जो डिस्कशन होगा ना, आप जरा सुनना। पार्ट ई समझा रहा हूँ, पार्ट ई, पार्ट ई समझा रहा हूँ, सुनना जरा। ये भी मुश्किल है। देखो सबसे पहली बात, आपकी जो आर्ग्यूमेंट हो रही है 3 बेसिस पे हो रही है। मैं ना यहाँ पर ना अभी से एक चीज लिख रहा हूँ। आपकी आर्ग्यूमेंट तीन 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 बेसिस पे आपकी आर्ग्यूमेंट हो रही है, 3 बेसिस पे आपकी आर्ग्यूमेंट्स हो रही है। और आपकी आर्ग्यूमेंट 3 बेसिस पे किस तरीके से हो रही है? आपकी जो पहली आर्ग्यूमेंट यहाँ पर है ना कि फेयरनेस एंड इक्वालिटी, कि टैक्स कौन सा फेयर है और इक्वालिटी किस में है ज्यादा। पहली आर्ग्यूमेंट आपकी यहाँ पर है। दूसरी आर्ग्यूमेंट आपकी यहाँ पर है द अमाउंट दैट मे बी रेज्ड।
और तीसरी आपकी आर्ग्यूमेंट है कॉस्ट ऑफ इंश्योरिंग कंप्लायंस। कॉस्ट ऑफ इंश्योरिंग इंश्योरिंग कंप्लायंस का मतलब क्या है, वो सही से लिखने समझ नहीं आएगा। कॉस्ट ऑफ इंश्योरिंग कंप्लायंस, इसका मतलब ये है कि मोर इकोनॉमिकल टू कलेक्ट कौन सा है, मोर इकोनॉमिकल टू कलेक्ट कौन सा है। इनको बेसिकली टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना और टैक्स सिस्टम चेंज करना है थोड़ा। ये तीन बेसिस पे आर्गुमेंट होगा, फेयरनेस एंड इक्वालिटी, द अमाउंट दैट मे बी रेज्ड एंड द कॉस्ट ऑफ इंश्योरिंग कंप्लायंस व्हिच इज मोर इकोनॉमिकल टू कलेक्ट। अब मेरा आंसर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं इसको लिंक करता जाऊंगा, तो आंसर तो मैं दिखाऊंगा एंड में। अब कैसे देखो आपका आंसर स्टार्ट हो रहा है, अब जरा सुनना आप सबसे पहले उसको बताओ कि भाई गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जो डायरेक्ट टैक्स है ना उसको बढ़ा दे। क्योंकि डायरेक्ट टैक्स जो होता है ना वो प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। प्रोग्रेसिव नेचर का मतलब क्या है कि जैसे जैसे बंदे की इनकम बढ़े, टैक्स एज अ प्रोपोर्शन ऑफ इनकम भी बढ़े। ये टैक्स का रेट नहीं है, टैक्स एज अ प्रोपोर्शन ऑफ इनकम भी बढ़े। जैसे जैसे एक कंपनी का प्रॉफिट बढ़े, टैक्स एज अ प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट बढ़े। तो इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेशन टैक्स, ये दोनों डायरेक्ट टैक्स ही होते हैं ना, इनकम टैक्स भी बढ़ा दो कॉर्पोरेशन टैक्स भी बढ़ा दो, तो टैक्स एज अ प्रोपोर्शन ऑफ इनकम बढ़ेगा। तो यहाँ पर आप बोलो कि ये हरकत करने से टैक्स का रेवेन्यू तो बढ़ जाएगा, ये हरकत करने से टैक्स का रेवेन्यू तो बढ़ जाएगा। मसला क्या होगा यहाँ पे? अच्छा, एक और फायदा यहाँ पर क्या होगा, आप बोलो कि इनकम इक्वालिटी, इनकम इक्वालिटी बढ़ जाएगी। क्योंकि प्रोग्रेसिव टैक्सेस आर मोर इट पुट्स मोर बर्डन ऑन द रिच। बट आप बुराई भी करोगे, बट डिसइंसेंटिव क्रिएट होगा। तुम कंपनीज को, लोगों को डीमोटिवेट कर रहे हो, लोगों का काम करने का दिल ही नहीं चाहेगा, लैक ऑफ इंसेंटिव। फिर लेफर कर्व आपको मैंने एक बार बताया क्या कि एक लिमिट तक जब तुम टैक्स बढ़ाओगे ना तो लोग भरेंगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर टैक्स के बढ़ने से टैक्स कम होना शुरू हो जाएगा, रेवेन्यू कैसे, लोग इवेट करना स्टार्ट कर देंगे। टैक्स इवेजन का रिस्क बहुत बड़ा है, लोग अपनी इनकम छुपाना शुरू कर देंगे और लोग टैक्स थोड़ी बढ़ेंगे फिर। सही है, कंपनीज डिस्करेज होंगी और इन्वेस्टमेंट करने से। सही है, इवेजन काफी है ऐसा यहाँ पे। सही है, फिर तुम बोलोगे यार चलो एक और हमारे पास तरीका भी यहाँ पर है। सही है, एक और हमारे पास यहाँ पर तरीका है, और वो तरीका कौन सा है, इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स के साथ कैसे खेलूं यहाँ पे मैं, इनडायरेक्ट टैक्स के साथ कैसे खेलूं? अब मुझे ये चीज तो पता है ना कि इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव होता है। रिग्रेसिव का मतलब क्या है, अमीर भी उतना ही दे रहा है, गरीब भी उतना ही दे रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज पे लग रहा है ये। वैल्यू एडेड टैक्स को अगर तुम बढ़ाते हो, क्योंकि देखो बढ़ाना तो पड़ेगा, बढ़ाना तो पड़ेगा। सही है, क्योंकि इससे तुम बढ़ाओगे तो इसका तुम्हारा टैक्स रेवेन्यू जो है वो बढ़ जाएगा। मसला, और एक और बहुत अच्छी बात ये कि इट इज पेड बाय एवरीवन। भाई भले सारे लोग इनकम टैक्स या कॉर्पोरेशन टैक्स नहीं बढ़ते, पर हर बंदा जो है ना वो इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ता है, हर बंदा इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ता है, ये हर बंदा इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ता है। एक और बहुत बड़ा फायदा ये कि इट इज हार्डर टू इवेट, इट इज हार्डर टू इवेट, इवेट नहीं कर सकते आप। और यहाँ पर आपका ज्यादा टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट होगा अगर मैं इसको कंपेयर करूं डायरेक्ट टैक्स से, अगर आपने सही से इसको मैनेज किया। अगेन, बट इट इज एग्रेसिव इन नेचर, पुअर पे बर्डन आएगा ज्यादा। इससे क्या होगी, इनकम इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी। जब इनकम इनइक्वालिटी बढ़ेगी फिर मसला है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ सकता है। एक सबसे अच्छा पॉइंट दिया है कि भाई अगर आप वैल्यू एडेड टैक्स बढ़ा भी रहे हो, वैट अगर आप बढ़ा रहे हो 7.5% तो ऑलरेडी इन लोगों ने कर दिया है, अगर आप इसको मजीद बढ़ा भी रहे हो ना तो फिर उन गुड्स पे बढ़ाओ जिनकी डिमांड इनइलास्टिक हो। ये बड़ा एक बेहतरीन पॉइंट है। पर मसला सारा ये है ना कि वैट जो होता है ना वो होता है परसेंटेज टैक्स होता है, इशू सारा ये स्पेसिफिक गुड पे थोड़ी लग रहा है, ये एड वैलोरम टैक्स होता है। ये तो हमने सोचा ही नहीं। यार होगा ना, जैसे आप अमीरों से पैसा निकलवाओगे ना, फिर आप जैसे आपने प्रोग्रेसिव टैक्सेशन करके अमीरों से पैसा निकलवाया, तुम वैट बढ़ाओगे तो अमीरों से पैसा निकलवाओगे, पर यहाँ पर गरीब मारा जाएगा। तो देखो प्रोज एंड कॉन्स है ना हर चीज के। अब तुम ऐसे दोनों पॉलिसीज को तुम डायरेक्टली फेल कर दोगे तो तुम आंसर कैसे लिखोगे भाई, टू साइडेड आर्ग्यूमेंट का पॉइंट ही है।
अब जब आप अगर ये वाली बात आप कह रहे हो ना, ये आप इवेल्युएशन में बताओ उसको कि भाई मेरे हिसाब से ये है, इस सिस्टम चेंज करना बेकार है, अगर तुम डायरेक्ट ये बोल रहे हो। अब मुझे यहाँ पर एक चीज बताओ, अगर मैं ओवरऑल इन पॉइंट्स को यूज करता हूँ, अब फेयरनेस एंड इक्वालिटी किसमें ज्यादा है? फेयरनेस एंड इक्वालिटी किसमें ज्यादा है? डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में? सोच के बताना, सोच के। फेयरनेस एंड इक्वालिटी किसमें ज्यादा है? डायरेक्ट में ज्यादा है। क्या हो गया है? क्योंकि भाई देखो तो सही है, डायरेक्ट टैक्स में इनकम इक्वालिटी बढ़ रही है, यहाँ पर इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही है। तो इक्वालिटी इनडायरेक्ट में ज्यादा कैसे हुई? इक्वालिटी तो डायरेक्ट में ज्यादा होगी ना, डायरेक्ट टैक्स इज मोर फेयर एंड मोर इक्वल एज कम्पेयर टू इनडायरेक्ट टैक्स। अमाउंट दैट मे बी रेज किस में ज्यादा है? ये सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है, इसका जवाब देना मुश्किल है थोड़ा। कॉस्ट ऑफ इंश्योरिंग कंप्लायंस मोर इकोनॉमिकल टू कलेक्ट कौन सा है? ज्यादा आसान कौन सा है कलेक्ट करना, और इकोनॉमिकल कौन सा है? अगेन ये भी सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है, पर नॉर्मली अगर देखा जाए ना तो मेरे हिसाब से इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हार्डर टू इवेट वगैरह है ना। सिंपली प्रोड्यूसर से जाके कलेक्ट करना है आपको, डिपार्टमेंट्स होते हैं एफबीआर के, इनकम वालों के तो पीछे भागना पड़ता है। सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है। कॉन्क्लूड कैसे करोगे आंसर? कॉन्क्लूड कैसे करोगे आंसर? सवाल पढ़े था आप वापस? मोर इफेक्टिव कौन सा है इंक्रीजिंग द टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द नाइजीरियन गवर्नमेंट? अच्छा, बिल्कुल है। आप उसको बोलिए गवर्नमेंट प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है, एक पॉइंट तो आपका ये हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट प्रायोरिटी। प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी क्या है? मसला ये है कि आप ये भी कह सकते हो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स पे डिपेंड करता है, गवर्नमेंट ज्यादा किस में बेहतर है। ऑलरेडी जो सिचुएशन है वो क्या है? क्या टैक्स इवेजन यहाँ पर ऑलरेडी हो रही है? क्या यहाँ पर जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे कलेक्ट हो रहा है? क्या यहाँ पर क्योंकि इससे बोला हुआ है सवाल में, इनफॉर्मल इकोनॉमी बहुत है, टैक्स इवेजन बहुत है, तो फिर डायरेक्ट टैक्स से बेहतर इनडायरेक्ट टैक्स हो यहाँ पर अगर देखा जाए, क्योंकि सवाल में उसने बोला हुआ है टैक्स इवेजन भी बहुत है, इनफॉर्मल इकोनॉमी भी बहुत है, इस हिसाब से बेहतर फिर इनडायरेक्ट टैक्स है। इस हिसाब से फिर बेहतर इनडायरेक्ट टैक्स है। क्लियर है? तो मेरे हिसाब से आप यहाँ पर ओवरऑल कंक्लूजन में ये कह सकते हो कि इनडायरेक्ट टैक्स इज बेटर देन डायरेक्ट टैक्स, पर अगेन ये आपकी अपनी जजमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप उसको जस्टिफाई कर देते हो कि डायरेक्ट टैक्स इज बेटर इन दिस केस, तो फिर इनफ। कौन सा पॉइंट अफेक्टिव होगा मुझे बेटा? पॉइंट ही लिखा गया है आपने। डायरेक्ट में विजन के होते हैं ना, इनडायरेक्ट टैक्स इन्फ्लेशन इंक्रीजिंग, सही है। और कोई पॉइंट? हाँ हाँ, सही है ये। अब आते हैं आंसर्स पे। देखो तो ये अपनी देखो डेटा रिस्पॉन्स है, सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए, आंसर मैंने लिख लिए थे क्लास से पहले। पहला सवाल है, पहला सवाल देखो क्या लिखा हुआ है। पार्ट ए आपका था कि, पार्ट ए क्या था? पार्ट ए था कि कंपेयर द गवर्नमेंट बजट ना, तो आपने कैसे कंपेयर करना है? आपने बोलना है कि बजट वाज इन डेफिसिट इन 2016 एंड 2020, पहले बताया दोनों सालों में डेफिसिट था। फिर आपने बताया कि बजट डेफिसिट इंक्रीज बिटवीन 2016 एंड 20। पहले बताओ इंडिविजुअली दोनों सालों में क्या हो रहा है, और फिर बताओ कि बजट डेफिसिट बढ़ रहा है। सही है। पार्ट बी में था कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा के दिखानी थी, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी करके दिखा दिया, या ई से E1 करके दिखा दो। राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट शोन बाय द मूवमेंट टू द लेफ्ट विद इन द कर्व, या आप बोलो द एक्चुअल इज मूविंग क्लोजर टू द ओरिजिन। सही है। ठीक है। फिर आपका पार्ट सी है, पार्ट सी में आपने पहले उसको बताया रिमूवल ऑफ सब्सिडी से होगा क्या, पहले तो जनरल इफेक्ट आपने समझा दिया। फिर आपने बताया कि भाई इसके होने से इन्फ्लेशन होती है, देन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फ्यूल will increase the cost of production of many other products as it is an important raw material leading to the cost push inflation, and since its demand is inelastic will increase by a larger percentage. Also as prices, also as prices rise, एक वर्ड मिस हो गया मेरे से। Also as prices rise, frequent demand for wage increases will rise. This fuels further inflation as cost will increase, leading to cost push inflation. This may start a wage price spiral. Straight to the point लिख रहे हैं। इस चीज को आप समझोगे, आपको 40 मिनट में करना ही है, 40 मिनट से ज्यादा आप नहीं दे सकते।
नहीं होता पेपर में टाइम। फिर एंड में लिखा है whether the removal of subsidies on fuel would increase inflation depends on PED. If demand is elastic, then demand will fall by greater percentage. Also, the size of the original subsidy is a concern. If the size was small, then there won't be any significant impact on inflation. घुमाना नहीं है कुछ भी, स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करोगे आप, कोई पंचायत नहीं है, कुछ लंबी नहीं करनी है। सही है। फिर आपका पार्ट डी देखो, supply side policies are designed to influence the aggregate supply of an economy. Government could use training and education. This will update the skills and increase occupational mobility of workers. This will not cause structural unemployment. Workers will be able to join different industries that it will teach them the skills and work in areas other than oil and gas. This will help Nigeria's economy become more diverse. सही है। फिर आपने बताया also government could use deregulation, reduce laws and barriers. This will increase competition, increase choices, becomes easier for new businesses to start and operate in various sectors beyond oil and gas. However, supply side policies like these have an opportunity cost as the funds may have been used in other areas of the economy. Also, the time taken for the policy to take effect is longer in this case. There's a time lag. Also, the educated workforce may simply decide to emigrate from Nigeria. Government needs to tackle that as well. और फिर एंड में मैंने evaluate कराया कि it will depend on the availability of funds because diversification cannot exist overnight. It requires consistent training along with protection of infant industries to move the economy away from overdependence. और सबसे लास्ट पार्ट आपका ये रहा जिधर मैंने डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को कंपेयर किया है। कुछ पॉइंट्स मेरे से मिस हो गए थे, मैंने अलग से लिख दिए, पर उनकी लिखने की जरूरत नहीं है, ये आंसर 6 मार्क देगा आपको इंशाल्लाह। क्लियर है? तो ये मैंने डेटा रिस्पॉन्स जो है ना वो मैंने तकरीबन जो है ना 25 मिनट में लिखी थी, 25 मिनट में मैंने लिखी थी। अब आपको करना क्या है, देखो मैं लिख करा करा के आंसर्स दूंगा ना तो कोई फायदा नहीं है। इससे पहले भी हमने बहुत खर्च कर लिए। इवन हम सारे पेपर्स की करेंगे, वेरिएंट 1 भी करेंगे, 3 भी करेंगे, नवंबर भी करेंगे, मार्च भी करेंगे, स्पेसिमेन भी करेंगे, सब करेंगे। तो जब तक आप खुद नहीं कर रहे ना कोई फायदा नहीं है। मैं अभी क्लास के बाद एक डेटा रिस्पॉन्स ग्रुप पे भेजूंगा फजर से पहले। कल रात में जो हमारी क्लास होगी उससे पहले आपको वो मुझे भेजनी है। और अपने साथ आपको ऑनेस्ट रहना है। एक डेटा रिस्पॉन्स करने का कह रहा हूँ, अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो बेटा फिर कोई फायदा नहीं है, मैं हाथ छोड़ दूंगा। फिर आपको जो करना है करो, मैं बीच में नहीं आऊंगा फिर। सही है? तो आप मुझे क्लास से पहले बस सॉल्व करके देख लेना, मैं ऊपर से पीडीएफ देख के बता दूंगा अगर मुझे सही लग रही है कि नहीं लग रही। पूरी मैं एक्सैक्ट मार्किंग नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ह्यूमनली ये पॉसिबल नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा नंबर बढ़ा है। मैं खाली पीडीएफ आप ग्रुप पे मुझे भेजोगे, मैं उसी से देख के बता। ये सॉल्व नहीं करो आप, सॉल्व जब हुई है तो वापस क्यों करनी है सॉल्व। मैं ग्रुप पे एक भेज रहा हूँ, वो सॉल्व करके मुझे शेयर कर देना कल क्लास से पहले। सही है? इंशाल्लाह कल हम जो है वो सेक्शन बी टारगेट कर रहे होंगे इसका, माइक्रो का। तो रिवाइज करके रखना माइक्रो थोड़ा।